गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एसएसटी अध्यापक मदनजी सर बोल रहा हूँ। देखिए, कक्षा 9th में भी एनसीईआरटी का नया सिलेबस लागू हुआ है। उसी के विषय में देखो, इतिहास में प्रमुखतः लेसन जोड़े हैं। 2 खंडों में बांटा। प्रथम खंड है घटनाएं और प्रक्रियाएं, जिसमें पहला लेसन होगा फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तीसरा है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। खंड सेकंड में दिए हैं जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाई। देखिए, इसमें एनसीईआरटी सिलेबस जो पहले लागू हुआ था पुरानी किताबों में, वही सिलेबस वापस शुरू कर दिया गया है नए सिलेबस में। भूगोल में देखिए, भूगोल में आपको चैप्टर दिए हैं भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह क्षेत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी जनसंख्या। फिर राजनीति विज्ञान में देखिए, राजनीति विज्ञान में चैप्टर दिए हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार। फिर देखो अर्थशास्त्र भाग 4th में दिया है पालमपुर गांव की कहानी दी गई है, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। तो देखिए, ये तुम्हारे सिलेबस में ये जो लेसन दिए हैं, नई बुक उपलब्ध है तो आप उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वरना मेरे दिए गए मैटर के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण जान सकते हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य दिया है खंड 1 का पहला लेसन है फ्रांसीसी क्रांति। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विवरण दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और किस प्रकार हुई। तो कहते हैं इसकी बहुत ही विस्तृत व्याख्या किताब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कहानी के तौर पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस देश यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यूरोप महाद्वीप में कहते हैं फ्रांस देश में पहले राजाओं का शासन था। राजा बड़े निरंकुश थे। निरंकुश का तात्पर्य होता है कि जो सत्ता पर एकाधिकार तो होता है, सैनिकों के द्वारा शासन तो होता है, लेकिन राजा शासन पर ध्यान नहीं देता है कि जनता किस प्रकार परेशान है, सुखमय जनता है या दुखी है। इस प्रकार फ्रांस में 1789 की घटना का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि 1789 की घटना का वर्णन हम कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तो कहते हैं कि 1789 में किस प्रकार निरंकुश शासन को हटा करके वहां लोकतंत्र की नींव रखी गई। फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना 1789 में हुई। उससे पहले राजाओं का शासन था। इससे पहले इतिहास की जानकारी मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र सबसे पहले अमेरिका में स्थापित हुआ। दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का नाम आता है अमेरिका। अमेरिका में सन 1776 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। सन 1776 में। और लोकतंत्र के वो ही तीनों संस्थाएं, तीनों अंग रखे गए, जिसमें आप सब जानते हो, 6th क्लास में पढ़ा होगा। लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं या 3 संस्थाएं होती है, जिसमें पहले आपने पढ़ी होगी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो वो तीनों अंग 1776 में लागू हो गए थे अमेरिका के द्वारा। फिर जैसे जैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ जिन देशों ने, उन्होंने इन तीनों अंगों को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन फ्रांस में इन तीनों अंगों को पूरी तरह से अपना तो लिया, लेकिन उनको लागू नहीं कर सके, जिसके कारण से फ्रांस में 1789 में लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, लेकिन 1804 में आते ही एक प्रमुख शासक वापस लोकतंत्र को मार देता है, यानी लोकतंत्र को समाप्त कर देता है और वापस तानाशाही राजा बन जाता है। देखिए, इसके घटनाक्रम में विस्तारित वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार 1789 में बुर्बो वंश का राजा शासन करता था। देखिए, इसमें 1789 ये जो बुर्बो वंश का राजा शासन करता था, कहते हैं कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन ये राजा निरंकुश था, सत्ता पर इसका एकाधिकार नहीं था। अब देखिए, उस समय
1789 का वर्ष 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध वर्ष है, क्योंकि सदी के 100 वर्ष होते हैं। सदी को 4 भागों में बांटा जाता है। 25-25 के वर्ष एक भाग में आते हैं। जैसे मान लो 25 वर्ष का पूर्वा भाग कहलाता है और 75 से 100 वाला भाग उत्तरार्ध भाग कहलाता है। तो यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट यानी वर्ग, 3 वर्गों में बटा हुआ था। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और तीसरा वर्ग दिया गया है जनसाधारण वर्ग में बटा हुआ था। जनसाधारण का मतलब सामान्य लोग, जिनको मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो आप नोटेट करना है कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में समाज में 3 वर्ग थे, पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा मध्यम वर्ग। अब देखिए कुलीन और पादरी नौकरियां प्राप्त करते थे। कुलीन और पादरी नौकरियां प्राप्त करके सत्ता में अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करते थे। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग सामान्यतः कृषि का काम, अन्य सारे काम उन्हीं पर नियत थे। किंतु उनके अधिक से अधिक इस वर्ग के लोग ज्ञान अर्जित करते गए और ज्ञान अर्जित करके अधिक से अधिक विद्वान बनते गए। तो उन्होंने राजाओं की कमियों को बताना शुरू कर दिया। कोई लेखक बन गया, कोई अध्यापक बन गया और कोई किसी प्रकार से सेना में बड़े अधिकारी बनने लग गए। ये कहते हैं कि जैसे ही मध्यम वर्ग के लोग शिक्षा में अग्रणी होते गए, राजाओं की कमियों को बताना शुरू कर दिया। तो देखिए इसमें दिया है केवल तीसरे स्टेट यानी जो तीसरा वर्ग था, जनसाधारण वर्ग के लोग ही शासक को कर चुकाया करते थे। यानी मध्यम वर्ग जो था तीसरा वर्ग था। अब कोई भी कर देना था तो मध्यम वर्ग के लोगों को ही कर देना पड़ता था। जैसे मान लो भूमि कर है या अन्य कोई व्यापार का कर है, किसी भी प्रकार से काम करने का कर है। जैसे कोई दुकान चलाता है तो दुकान चलाने का कर है। ये सारे कर मध्यम वर्ग के लिए लागू थे। तो जो लुई 16वां था, लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। एस्टेट जनरल कहते हैं राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक इसलिए कि लोगों के लिए कर अधिक लागू कर दिया। जब कर लागू कर दिया तो सारे लोग एकत्रित हो गए फ्रांस में। इस प्रकार माहौल बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। जनता सड़कों पर थी। कहते हैं सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक बास्तिल के किले को लोगों ने ढहा दिया। बास्तिल स्थान का नाम है। निरंकुश का मतलब होता है ऐसा राजा जो जनता के दुखों को दूर नहीं करता है, केवल शासन चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार आप इस कहानी को विस्तार से जानना है कि किस तरह से 1789 में जनता उग्र हुई, समाज कितने वर्गों में बटा, राजा कौन था और किस तरह से राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र का संचालन होना प्रारंभ हो गया। तो आपको ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसकी क्लास कर लेंगे। इतना ही, थैंक यू।